नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। 2025 कब आया कब निकल गया बॉस, ऐसा लगा पता ही नहीं चला। पाठशाला में 2025 की आखिरी क्लास है, तो आपको थोड़ा रिवीजन तो कराएंगे कि 2025 क्या धूम मचाते हुए जा रहा है, और ये भी बताएंगे कि नया साल 2026 क्या धूम मचाने आने वाला है। किसने जो है वो धूम मचाई, कौन सबसे बड़ा धुरंधर बन गया, 2025 की इस आखिरी क्लास में आपके लिए सब लेकर आया हूं। 2025 का धुरंधर अगर किसी को कहा जाएगा तो वो नाम है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कितने ही तूफान आए, कितनी ही चुनौतियां आई, लेकिन पॉलिटिक्स के इन धुरंधर ने ऐसा कमबैक किया बॉस, दुनिया दंग रह गई। आप देखिए कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया तो पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा कि आज तक मोदी का खौफ पाकिस्तान में बना हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो ट्रंप से ऐसा भिड़ गए जो दुनिया में कोई ना कर सका। खुद अमेरिका के होश ठिकाने आ गए। ट्रंप से भिड़े, चीन को झुकाया, रूस से दोस्ती किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी। क्या ही गजब का साल रहा है 2025 नरेंद्र मोदी के लिए और उनके भारत के लिए। उनके भारत के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका अपना एक विजन है भारत का, जिस तरफ वो भारत को ले जा रहे हैं उस हिसाब से कह रहा हूं। विदेश में तो डंका बजाई, देश में कोई दूर दूर तक नहीं दिखा नरेंद्र मोदी के सामने। 2024 में जो लोग सोच रहे थे कि अरे मोदी को कमजोर कर दिया, उन लोगों के लिए तो मोदी 2025 में ऐसा तूफान बनकर आए कि कईयों की तो राजनीति ही खत्म कर डाली। दिल्ली से केजरीवाल की राजनीति समेट दी, बिहार में लालू की राजनीति सिकोड़ के रख दी, राहुल गांधी को 2024 में जो लोग हीरो बना रहे थे उन्हें हर तरफ से जीरो कर दिया। वोट चोरी से लेकर राफेल गिरने तक और नरेंद्र सरेंडर से लेकर डेड इकोनॉमी तक हर नैरेटिव को नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त किया। चला तो सिर्फ एक ही नाम, एक ही नैरेटिव, और वो नैरेटिव और वो नाम बनाया नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े बड़े काम से। 2025 में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या धमाके किए और 2026 में कौन सी पिक्चर दिखाने वाले हैं, आज आपको ये विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। 2024 में जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को कमजोर मान लिया था, 2025 में नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को दिखा दिया कि कमबैक किसे कहते हैं। मतलब एक तरीके से कहिए कि 2025 में नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया। 11 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के उस पीक पर है जहां से दूर दूर तक उनके सामने कोई नहीं। 2024 में वो एक बड़े झटके से उभरे। 2025 में उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया, और जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे नया साल यानी 2026 नरेंद्र मोदी इस साल भी सियासत में धुआंधार पारी खेलने वाले हैं। इस धुआंधार पारी की पिच तो 2025 में तैयार हो गई। 2025 की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने दिल्ली जीतकर बड़ा कमबैक किया। पीएम मोदी ने 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी करवाई। फिर साल खत्म होने से पहले बिहार में एक मेगा जीत हासिल की। बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी की आंधी में राहुल तेजस्वी कहीं टिक ही नहीं पाए। यानी कुल मिलाकर 2025 का सियासी कैलेंडर नरेंद्र मोदी के नाम पे था। दूर दूर तक कोई था ही नहीं भाई। दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल की पॉलिटिक्स ही समेट कर रख दी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुकाबला 2026 में होना है। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसमें सबसे ज्यादा हलचल बंगाल को लेकर है। बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरा जोर लगाया हुआ है। बंगाल में बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है सरकार बनाने को लेकर। बंगाल में बीजेपी की ममता बनर्जी के साथ महा टक्कर होने वाली है 2026 में। और 2026 में और क्या क्या होने वाला है, नरेंद्र मोदी और क्या क्या करने वाले हैं, 2026 में पीएम मोदी क्या बड़े सियासी फैसले लेने वाले हैं,
एक एक करके पाठशाला में आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए 2025 में पीएम मोदी ने कैसे झंडे गाड़ दिए, कैसे भगवा फहरा दिया, उसकी तस्वीरें आपको याद होंगी। नरेंद्र मोदी के राज में एनडीए का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरा आधे से ज्यादा देश पर एनडीए का राज है, भगवा दिख रहा है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक देश के 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए की सरकारें चल रही। 2025 में पीएम मोदी ने 27 साल से सत्ता से दूर बीजेपी की दिल्ली में वापसी कराई। बिहार में एंटी इनकम्बेंसी के जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको हवा कर दिया भाई। लोग हवा में उड़ गए, आंधी में उड़ गए। लेकिन 2026 में क्या होने वाला है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसका समीकरण आपको समझना चाहिए। देखिए ये जो 5 राज्य हैं, अगर आप उसको देखने जाएंगे, उसका समीकरण आपको समझना चाहिए। 2026 में 2026 के चुनाव अगर आप इसको देखिएगा 5 राज्यों के, तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की कभी सरकार ही नहीं बनी, कभी भी नहीं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2026 बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है। इसमें कौन कौन है भाई? एक तो हो गया बंगाल, एक हो गया केरल और तीसरा हो गया तमिलनाडु। बीजेपी तमिलनाडु में जो है वो AIADMK से गठबंधन करके रही है, लेकिन ऐसे नहीं रही है। असम ये अलग राज्य है जहां पर बीजेपी सत्कार में है और उसे असम को बचाना है। 2016 से बीजेपी की सरकार है। और पुडुचेरी, यहां पे बीजेपी की सरकार है और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है और यहां पर भी 2021 से एनडीए की सरकार है। यानी 2026 में भी पीएम मोदी के सामने नए नैरेटिव को तोड़ने की चुनौती है। दक्षिण भारत में ब्रांड मोदी का वो जलवा अभी तक उस तरह से नहीं सेट हुआ है जैसा उत्तर में दिखता है। इस नैरेटिव को तोड़ना होगा। तमिलनाडु और केरल के चुनाव के जरिए पीएम मोदी इस नैरेटिव को ध्वस्त कर सकते हैं। 2026 में पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ा मौका और चुनौती दक्षिण में बीजेपी को अपने दम पर खड़ा करने की। दक्षिण भारत में बीजेपी की बड़ी जीत कर्नाटक तक सीमित रही है। बाकी के दक्षिण के राज्यों में वो ज्यादातर क्षेत्रीय सहयोगियों के सहारे आगे बढ़ी। पीएम मोदी के सामने दूसरा चैलेंज ये है कि वो इस साल बंगाल और केरल जैसे उन राज्यों में चुनाव जीते जहां मुस्लिम और ईसाइयों की अच्छी खासी संख्या है। बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है, केरल में करीब 46% मुसलमान और ईसाई हैं। यानी 2026 में बड़े चैलेंजेस हैं नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन मोदी की यही खास बात है कि वो सीना तानकर चुनौतियों से भिड़ जाते हैं और ज्यादातर समय जीत कर भी दिखाते हैं। 2026 में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं उसका जिक्र वो 2025 में कर चुके हैं। 2025 में पीएम मोदी ने 2 बड़ी बातें कही थी। इसमें पहला तो यह है कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है और 2026 के लिए यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा चुनावी टारगेट भी है। इसके अलावा पीएम मोदी यह भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि निकट भविष्य में कांग्रेस का विभाजन हो सकता है। नए साल में फ्यूचर पॉलिटिक्स से जुड़े पीएम मोदी के ये दोनों बयान आपको सुनने चाहिए जो 2026 को लेकर बड़ी प्रिडिक्शन की तरह है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। देखिए नरेंद्र मोदी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसमें होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक सरप्राइज दे ही रही है। आप देखिए कि जिस केरल में कोई बीजेपी का नाम नहीं लेता था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने 2025 खत्म होते होते वामपंथियों और कांग्रेस का किला हिला दिया। केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बना। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा।
तिरुवनंतपुरम नगर निगम के बीजेपी नेता बीवी राजेश मेयर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ बताया। 2026 में केरल में चुनाव है और इस जीत से बीजेपी को बूस्ट मिलना तय माना जा रहा है। देखिए, बात किसी एक राज्य की नहीं है। पिछले 11 साल में सियासत में आप नरेंद्र मोदी की सफलता को देखिए, दूर दूर तक कोई नहीं है। कांग्रेस जहां खत्म होती जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि मोदी ने क्या किया है बीते 11 साल में और राहुल गांधी ने कांग्रेस को क्या दिया है, आपको खुद दिखेगा। 2014 उस समय बीजेपी के, अगर आप देखेंगे कुल विधायक कितने थे देश में, कुल विधायकों की संख्या बीजेपी के जो थी 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, 1035 विधायक होते थे। और कांग्रेस के कितने होते थे भाई, अगर आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं बीजेपी का, और ये देखिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस के कितने विधायक थे। कांग्रेस के 949 हुआ करते थे। यानी सिर्फ अंतर जो था, अगर आप देखेंगे, वो अंतर था 86 विधायक का, 86 का अंतर था दोनों के बीच में। अगर आप अब देखिए 2025 में ये मामला कहां पहुंच गया है। 2025 में कुल विधायक बीजेपी के 1654 विधायक हो गए देश में, और कांग्रेस के घट के 639 विधायक हो गए। और ये जो अंतर है ये बढ़कर 1015 का हो गया है। कहां 86 विधायक का अंतर होता था और कहां आज की डेट में 1000 विधायक का अंतर हो चुका है। ये नरेंद्र मोदी ने बीते 11 साल में किया है। और कांग्रेस का यह हाल तब हो गया है जब मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक से बढ़कर एक नैरेटिव ढूंढ के लाते हैं, लेकिन सब वैसा ही रहता है कि पब्लिक कनेक्ट नहीं होती। कैसे 2025 में एक के बाद एक नैरेटिव मोदी के खिलाफ ध्वस्त होते गए, आप खुद देखिए। जैसे पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का वोट चोरी का नैरेटिव गिर गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का जेनजी वाला दाव फेल हो गया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस का नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव नहीं चला, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का अंबानी अडानी वाला नैरेटिव चलिए नहीं रहा है, बिहार की जाति वाली पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी पीएम मोदी ने तोड़ दिया। इसके अलावा 2024 की तरह ही 2025 में भी विपक्ष ये माहौल बनाता रहा कि पीएम मोदी की एनडीए वाली सरकार गिर जाएगी, लेकिन 2025 का साल भी निकल गया, एनडीए वाले पीएम मोदी का कुछ ना कर पाए। साल खत्म होते होते भी इंडी गठबंधन एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर मोदी की कुर्सी जाने का दावा करता रहा, लेकिन यह भी नहीं चला। 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो गए। उनकी उम्र को लेकर भी विपक्ष माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी तो अभी और चमकने वाला है। रिटायर कुछ लोग ऐसा ना हो कि 50s और 60s में हो जाए। 2026 में तो मोदी राजनीति में और भी बड़े धमाके करने वाले हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत की सुगबुगाहट है। इंडी गठबंधन को ही राहुल गांधी की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, लेकिन उधर मोदी के पीछे पूरा एनडीए खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिला। 2024 में जो माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई है, 2025 में वो नैरेटिव भी धुआं हो गया। 2025 में आरएसएस और पीएम मोदी के बीच गजब केमिस्ट्री दिखी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 11 सालों में पहली बार पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर चले गए। पहली बार पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस के योगदान की तारीफ की। 2025 में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया, 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। पूरे साल अलग अलग मंच से पीएम मोदी ने आरएसएस की खूब तारीफ की। पीएम मोदी आरएसएस से अपने कनेक्शन पर बात करते रहे। आरएसएस की तरफ से भी पीएम मोदी को फुल सपोर्ट मिला, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी की जीत की जमीन तैयार की। यानी 2025 में बीजेपी और आरएसएस की जो जुगलबंदी दिखी, वही 2026 में चलेगी बॉस। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वही खेला कहीं बंगाल में ना हो जाए जो दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया। आप ये भी देखिए कि एक तरफ संघ की ताकत है, दूसरी तरफ मोदी लगातार बीजेपी के संगठन में नया जोश भर रहे हैं। जहां कांग्रेस गांधी परिवार और उनके करीबियों में ही सिमटी हुई है, कोई नया प्रयोग नहीं कर रही है, कोई नया चेहरा सामने नहीं ला रही। वहीं नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, ये 2025 में भी दिखा। बीजेपी में 2025 में जनरेशनल शिफ्ट पर सबसे बड़ा फैसला लेकर पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया। 2025 के आखिरी महीने में पीएम मोदी ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने बदलाव की एक नई लकीर खींच दी।
नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी में अनुभव और युवा शक्ति का बैलेंस होगा। साल 2025 में पीएम मोदी ने 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बदलावों का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 2026 में पीएम मोदी अपने मंत्रियों की टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नए और युवा चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। साल 2026 में पीएम मोदी की 5 साल वाली सरकार भी आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। अपने दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के 2 साल बाद यानी 2021 में कैबिनेट में फेरबदल किया था। इसलिए भी माना जा रहा है कि अब तीसरे टर्म में पीएम मोदी फिर से 2 साल पूरा होने के बाद मंत्रियों की टीम में बदलाव कर सकते हैं। एक तरफ राजनीति में धमाके हैं, दूसरी तरफ कूटनीति में मची धूम है। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में 2025 में धूम मचा दी और 2026 में भी तहलका मचाने की पूरी तैयारी है। 2026 में भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और ब्रिक्स देशों का सम्मेलन G20 के आयोजन से भी भव्य होगा। देश के कोने कोने में ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम होंगे। भारत के 60 शहरों में ब्रिक्स की बैठकें और आयोजन होंगी। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का संगठन है जिसे ट्रंप कतई पसंद नहीं करते क्योंकि ट्रंप को लगता है कि यह संगठन अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। लेकिन ट्रंप कितना ही मुंह फुलाएं, 2026 में जब भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा और सब कुछ ठीक रहा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 2019 के बाद पहली बार भारत आ सकते हैं। भारत में जिनपिंग भी होंगे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हो सकते हैं। पुतिन और जिनपिंग ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में नहीं गए थे, लेकिन भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो पुतिन और जिनपिंग के आने के बहुत चांस हैं। और एक बार पुतिन, जिनपिंग और मोदी को दुनिया साथ में देख चुकी है तो 2026 में भी ये धमाकेदार तस्वीर आएगी क्या, ये बड़ा सवाल है कि भाई इस वक्त तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में स्थितियां बदल रही हैं, कोई नहीं कह सकता क्या होगा। भाई जियोपॉलिटिक्स में सबसे दमदार नेता आज की डेट में नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ चीन भी कोई जो है दूरी बना के नहीं रखना चाहता। रूस भी गहरी दोस्ती बनाकर रख रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2025 में कूटनीति में बड़े धमाके किए और अमेरिका तक को चुनौती दे दी कि भाई हमसे अपने टर्म पे बात मत करो, हम अपने टर्म पे बात करते हैं। 2025 की सबसे चर्चित तस्वीर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के मुलाकात की रही। अगस्त सितंबर में नरेंद्र मोदी 7 साल में पहली बार चीन गए, जहां पर उनकी चीन के राष्ट्रपति से आमने सामने की मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी SCO समिट के लिए चीन गए थे, जहां पर पुतिन भी आए। मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीरें देखकर दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका उस वक्त भारत और रूस की दोस्ती तोड़वाने में जुटा था। भारत पर रूसी तेल को लेकर दबाव डाल रहा था, 50% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन मोदी ने बड़ा तगड़ा मैसेज दे दिया बॉस कि भारत झुकने वाला नहीं है, झुकाने वालों में है। आप देखिए कि अगस्त सितंबर में मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन मिले। फिर साल के आखिर में दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे ने अमेरिका में अलग खलबली मचाई। यानी 2025 में नरेंद्र मोदी ने जियोपॉलिटिक्स में भी भारत की ताकत दिखाई कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमको डिक्टेट ना करना। नरेंद्र मोदी ने 2025 में कूटनीति में जो कामयाबी हासिल की, उसमें चीन का रुख बदल जाना, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करना, भारत से कोई टकराव न लेने वाला रुख अपनाना, यह दिखा। इसी तरह से कनाडा को भी भारत की ताकत का एहसास हुआ। उसने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। कनाडा में G7 की मीटिंग के लिए मोदी गए थे। इसके अलावा भारत ने तालिबान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू किया, पाकिस्तान को नए मोर्चे पर फंसाया, अफगानिस्तान में पाक के खेल को खत्म कर दिया। भारत ने अपने पड़ोस में मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत किया। श्रीलंका को साइक्लोन में जबरदस्त मदद की, जिसकी दुनिया में तारीफ हुई। साल 2025 का साल तो कूटनीति में पीएम मोदी के लिए अवार्ड से भरा रहा। इस साल पीएम मोदी को भर भर कर अवार्ड मिले। पाठशाला को भी मिले, लेकिन पीएम मोदी को कहीं ज्यादा मिले। पीएम मोदी ने इस साल जिन जिन देशों का दौरा किया, उसमें ज्यादातर देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी को 29 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। 10 अवार्ड पीएम मोदी को इस साल मिले। 2025 में पीएम मोदी को पहला अवार्ड बारबाडोस ने दिया। उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, नामीबिया, साइप्रस, श्रीलंका, ब्राजील, घाना, इथियोपिया, ओमान, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो ने सबने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। इस साल पीएम मोदी को मिले अवार्ड की एक झलक भी देखिए।
2026 में नरेंद्र मोदी जो धमाके करने वाले हैं उनमें यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील भी शामिल है। 26 जनवरी तक हो सकती है यह डील। गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के नेता भारत आने वाले हैं। भारत अब तक 18 फ्री ट्रेड डील कर चुका है, जिसमें हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी 2026 में फाइनल हो सकती है। 2026 में एक बड़ी बात यह भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो जाए, और यह मुलाकात बहुत अरसे से नहीं हुई है, लेकिन दो ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर मोदी और ट्रंप आमने सामने टकरा सकते हैं। क्वाड की मीटिंग भारत में होनी है। अगर इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो मोदी ट्रंप का आमना सामना हो सकता है। इसके अलावा G20 की मीटिंग अमेरिका के मियामी में होनी है, जहां पीएम मोदी अगर जाएंगे तो ट्रंप से वहां भी मुलाकात हो सकती है। यानी 2026 में मोदी और ट्रंप के बीच जो स्थितियां बनी 2025 में, जितना बड़बोलापन ट्रंप ने दिखाया, उसके बाद मीटिंग होने के चांसेस 2026 में बनते दिख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने भले ही 50% टैरिफ लगा दिया, रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया, तरह तरह से भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश की, फिर भी मोदी ने भारत की रफ्तार कम नहीं होने दी। आज की डेट में आप देखिए, भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है। जुलाई सितंबर की तिमाही में तो जीडीपी ग्रोथ 8% के पार चली गई। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अगले 2.5-3 साल में भारत की जीडीपी $60 ट्रिलियन के पार हो जाएगी और भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में भारत की ग्रोथ की चर्चा चल रही है, क्योंकि जहां भारत की जीडीपी 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं चीन तक में जीडीपी ग्रोथ आधी के करीब है, 4.3%। भारत ने 18 देशों से एफटीए करके ट्रंप के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दे डाला और भारत के एक्सपोर्ट के नए टारगेट रख दिए। अलग अलग एफटीए की वजह से नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का एक्सपोर्ट 15% बढ़ चुका है। दुनिया में भारत को सबसे भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर माना जा रहा है। कितना बड़ा बदलाव आया है वो आप देखिए कि जो भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर दूसरों पर निर्भर रहता था, वो खुद आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का बड़ा हब बन गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में दुनिया के टॉप 7 देशों में है। इंजीनियरिंग का सामान भारत से बनकर अमेरिका, यूएई, जर्मनी, यूके, सऊदी अरब जैसे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। 2014 में जहां भारत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता था, 2025 में भारत 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने लगा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2014 में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का था, वो आज की डेट में 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी वो नई नई चीजें भी कर रहे हैं जिनमें पहले भारत हाथ नहीं डालता था, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल हो या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स। भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद तीसरा बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, लेकिन भारत में रेयर अर्थ मटेरियल का प्रोडक्शन सिर्फ 2900 टन है, जबकि इसके मुकाबले चीन 2,70,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। अमेरिका 45,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। नरेंद्र मोदी अब रेयर अर्थ प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं, जिससे वो रेयर अर्थ मटेरियल का उत्पादन भारत में करें, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करने में पूरी ताकत से जुट गया है। नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप का नया मिशन भी शुरू किया है, जिससे 6 राज्यों में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। टाटा, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन, HCL जैसी कंपनियां भारत में डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम बना रही हैं, जो भारत को चिप के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत को मजबूत बनाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नजर पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने फोड़ा, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला है। इसलिए माना जा रहा है कि 2025 में तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर तो 2026 में दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस गजब लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह का खौफ पाकिस्तान के अंदर है, उसमें 2026 में पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब होने वाला है, यह माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2025 जाते जाते क्या धमाका किया जिससे पाकिस्तान हिल गया है, और 2026 में मोदी पाकिस्तान का कैसा कचूमर निकालने वाले हैं, उस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात। पाकिस्तान के खिलाफ जो काम 2025 में अधूरा रह गया, वो काम अब 2026 में मोदी करके मानेंगे। तैयारी तो इस लेवल की है कि अगर भारत ने फुल फ्लेज अटैक कर दिया तो फिर पाकिस्तान रहेगा भी नहीं
ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि 2025 जाते जाते भारत ने जबरदस्त धमाका कर दिया, जिससे पाकिस्तान हिल गया। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल टेस्ट कर दिया, जो 120 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना साध सकता है। इससे पहले भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। पिनाका K4 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही भारत ने एडवांस आकाश NG का सफल टेस्ट करके पाकिस्तान में दहशत फैला दी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है, क्योंकि पीएम मोदी करीब 80,000 करोड़ के ड्रोन, मिसाइल, बम खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका से नए ड्रोन और मिसाइल मंगवा रहे हैं, इजराइल से नए बम मंगवा रहे हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूर दी। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, एवैक्स, हेलीकॉप्टर, स्पाइस बम की खरीद शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। एयर टू ग्राउंड बम है, जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें विकसित और खरीदी जाएंगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सी गार्जियन ड्रोन लिए जाएंगे। ये सब हथियार आ गए और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर ही पाकिस्तान की नींद उड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का ही खौफ बना हुआ है। खुद पाकिस्तान के नेता कबूलने लगे हैं कि भारत ने कितना मारा है। जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने माना कि जब भारत ने हमला किया था तो बंकरों में छिपने की नौबत आ गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने माना कि भारत ने 10 मई को नूर खान बेस पर सरप्राइज अटैक करके पाकिस्तान को चौंका दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद माना कि कैसे भारत ने 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा फोड़ा कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खुद ये मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर मारा कि उनका नूर खान एयरबेस भी चपेट में आ गया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इशाक डार ने सारी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की थी। ये लेवल था डर का। इशाक डार ने खुद माना पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया। इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए थे। इसके साथ ही इशाक डार ने यह भी झूठ परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए और एक ड्रोन ने थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था, इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया पहले भी देख चुकी है। पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुना ले, राफेल गिराने के कितने ही फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतने अंदर तक घुसकर मारा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी है। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है, दुश्मन को ये चेतावनी दे रही है कि भारत पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी के नए भारत की धमक से पाकिस्तान की सांसें अटकी हैं कि 2026 में न जाने मोदी क्या करके मानेंगे। इस नए भारत की धमक उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति नहीं, उसकी सनातन शक्ति से भी है। नरेंद्र मोदी ने कैसे 2025 में सनातन का डंका बजाया, सनातन के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया और 2026 में क्या करने वाले हैं। जेन जी के अंदर नरेंद्र मोदी ने कैसे सनातन का क्रेज बढ़ दिया, उधर सनातन विरोधियों में बाबा बागेश्वर ने कैसे आग लगाई हुई है। आप जरा इसका भी एक रिकैप देखिए 2025 में क्या क्या हुआ है। फिर आपको जेन जी के ऐसे सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी देखा सुना नहीं होगा।
2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल सपना ही देखा जाता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर भी बनेगा, लेकिन अब भव्य राम मंदिर दुनिया देख रही है। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराएगी जो पताका लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम भी कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को गर्व से भर दिया है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी है। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति और विरासत की बात करते हैं। नहीं तो इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। अयोध्या से लेकर पूरे देश में सनातन का ऐसा गौरव नरेंद्र मोदी लाए हैं कि लोग इसे 2025 में देखकर ही दंग रह गए। अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराई तो गोवा में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई। सनातन का जो गौरव पीएम मोदी वापस लेकर आए हैं, उसी का असर है कि लोग न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने सिर्फ पहाड़ों पर या गोवा में नहीं जा रहे, बल्कि देश के बड़े मंदिरों में जबरदस्त भीड़ न्यू ईयर के लिए दिख रही है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह तक नहीं बची है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। भक्तों की ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से फिलहाल वृंदावन नहीं आने की अपील करनी पड़ रही है। इस अपील में कहा गया है कि नए साल के अवसर पर मंदिर और आसपास के इलाके में भीड़ का भारी दबाव होने का अनुमान है। असुविधा से बचने के लिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से बचें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। सनातन के इस क्रेज के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू एक हो रहा है। हिंदुओं को एक करने के मिशन में नरेंद्र मोदी के साथ बाबा बागेश्वर भी जुटे हुए हैं। ये साल बाबा बागेश्वर की पद यात्राओं के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने के लिए की है। हिंदुओं को एक करने का बाबा बागेश्वर का संकल्प पूरा होता दिख रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ हजारों लोग चले, हर क्षेत्र के दिग्गज चले, फिल्मी सितारे चले, क्रिकेटर्स भी चले। बागेश्वर बाबा ने जब मथुरा वृंदावन में पदयात्रा का समापन किया तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा की सेहत खराब हुई, बुखार आया, पैरों में छाले पड़े, यहाँ तक कि दिल्ली में धमाका भी हुआ, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं रुके। बागेश्वर बाबा की दूसरी पदयात्रा थी और इस यात्रा के समापन पर कैसे बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। दिल्ली से कश्मीर तक पदयात्रा हो सकती है। कई साधु संत कथा करते हुए पदयात्रा में आएंगे। पहलगाम में बागेश्वर बाबा हनुमत कथा कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए बागेश्वर बाबा अब सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए हैं।
साल 2025 में जेन जी की बड़ी चर्चा हुई। जेन जी पर कई तरह की बातें हुई, कभी इसको राजनीति से जोड़ा गया, कहा गया कि कभी जेन जी सड़क पे आ जाएगा, लेकिन भारत का जेन जी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं तो भारत का जेन जी उसमें चार चांद लगा रहा है। देखिए कैसे भजन की धुनों पर जेन जी झूम रहे हैं, नए साल का जश्न की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत फिल्मी गानों पे देखा होगा नए साल का सेलिब्रेशन। पाठशाला में आज हम आपके लिए फुल सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन लाए। भारत के युवाओं का रुझान सनातन की तरफ हो रहा है। भारत का जेन जी भारत की संस्कृति और परंपरा को न सिर्फ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि उसका प्रचार भी अपने अंदाज में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भगवान कृष्ण मंदिर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना कृष्ण मंदिर है। इसी मंदिर के पास बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जेन जी ने राधे राधे और कृष्ण भजन गाए। देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। -7 डिग्री टेम्परेचर में युवाओं ने सनातन भक्ति की अलग जगाई। ये मंदिर जहां पर है वहां तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का जेन जी अपनी विरासत और परंपराओं से दूर जा रहा है, उसे ये भजन देखने चाहिए। युवाओं का सनातन के प्रति झुकाव पीएम मोदी की एक तरह से जीत है, जो सनातन गौरव और विकास दोनों को साध रहे हैं। आज का युवा क्लब जाता है, लेकिन वहां भी भजन को इस अंदाज में गाता है कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट फेल हो जाएं। आप खुद देखिए भजन जैमिंग और भजन क्लबिंग का शानदार कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए पाठशाला में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में भी पाठशाला में आपके लिए एक बहुत स्पेशल चैप्टर लाने वाला हूं, उसको देखना मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।